Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर द लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसे नैथली टुविराय ने लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर. हु वॉज वुडाउजी? वुडाउजी कौन थे? फॉर हुम डिड ही पेंट लास्ट लैंडस्केप? और उन्होंने अपनी लास्ट लैंडस्केप पेंटिंग किसके लिए बनाई थी? वुडाउजी वॉज ए चाइनीज पेंटर ऑफ 8th सेंचुरी. वुडाउजी 8th सेंचुरी के एक चाइनीज पेंटर थे. ही पेंटेड हिज लास्ट लैंडस्केप फॉर द टैंग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट द पैलेस वॉल. तो पैलेस यानी महल की दीवारों को सजाने के लिए उन्होंने अपनी आखिरी लैंडस्केप पेंटिंग बनाई थी टैंग एम्परर जुआनजोंग के आदेश पर. अबाउट होम इज टोल्ड अ वंडरफुल टेल. ये जो आश्चर्यजनक कहानी है वो किसके बारे में कही गई है? ए वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट ए चाइनीज पेंटर वुडाउजी हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी. तो ये जो आश्चर्यजनक कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये चाइनीज पेंटर वुडाउजी जो कि 8th सेंचुरी में रहते थे उनके बारे में बताई गई है. वाई वॉज द पेंटिंग हिडन बिहाइंड अ स्क्रीन? पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे छुपा करके क्यों रखा गया था? द पेंटिंग वॉज हिडन बिहाइंड अ स्क्रीन सो दैट ओनली द एम्परर कुड सी इट. पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे इसलिए छुपा करके रखा गया था ताकि केवल एम्परर ही उसे देख सके और कोई दूसरा नहीं. वॉट डिड द एम्परर एडमायर इन द लैंडस्केप? तो एम्परर जो थे वो जब लैंडस्केप को देखते थे तो उसमें किस चीज़ की तारीफ वो किया करते थे? The emperor admired the forest, high mountains, waterfalls, cloud in the vast sky, men on the hilly paths and the birds flying in the sky. तो जब भी एम्परर उस पेंटिंग को देखते तो उस पेंटिंग में बने हुए खूबसूरत जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गिरते बिखरते झरने, विस्तृत आकाश में उड़ते हुए बादल और पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए इंसान, साथ ही आसमान में उड़ती हुई ढेर सारी चिड़ियाओं को जब देखते थे तो इन बाह्य दृश्यों की वो खूब तारीफ किया करते थे क्योंकि पेंटिंग वास्तव में बहुत सुंदर बनी थी. हाउ डिड द पेंटिंग वैनिश फ्रॉम द पैलेस वॉल? तो महल की दीवार से एक दिन अचानक पेंटिंग कैसे गायब हो गई? द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट ए स्पिरिट लिव इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन. तो एक दिन जब एम्परर खूब तारीफ कर रहे थे उसके पेंटिंग के बाह्य दृश्यों की, तब पेंटर आगे आया और उसने बताया कि फुट ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ी के इस निचले हिस्से में एक केव है, एक गुफा है, और उन्होंने बताया कि इस गुफा में एक स्पिरिट यानी कि एक आत्मा रहती है. एंड देन द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड. और इतना कह करके पेंटर ने इस तरह करके क्लैप किया, हाथ से ताली बजाई. एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्ड. और तभी जैसे ही उसने ताली बजाई वैसे ही केव का एंट्रेंस खुल गया. द पेंटर एंटर्ड द केव टू शो द वे टू द एम्परर. तब पेंटर ने एम्परर को बताया कि महाराज, इस केव के अंदर का जो दृश्य है और भी ज़्यादा शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है. आइए मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ. और इतना कह करके जो पेंटर है वो केव में प्रवेश कर गया. बट सडनली द पेंटिंग वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, सो डिड द पेंटर हिमसेल्फ. लेकिन पेंटर के उस केव में अंदर प्रवेश करते ही अचानक क्या होता है कि उस केव का दरवाज़ा बंद हो गया और पूरी की पूरी पेंटिंग दीवार से गायब हो गई, और उस पेंटिंग के साथ साथ वुडाउजी भी गायब हो गए. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप? एक जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप होता है, भूदृश्य होता है, उसकी विशेषता क्या होती है? ए कैरेक्टरिस्टिक classical Chinese landscape is that it is not the copy of the real one. एक जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप पेंटिंग होता है वो डिक्टो ओरिजिनल का नकल नहीं होता है. ठीक है,
rather it leaves unpainted white space for the speculation of viewer. व्यूअर यानी कि देखने वाले, ठीक है। तो इस भूदृश्य में जगह जगह क्या रहता है, ये अनपेंटेड वाइट स्पेस छूटा रहता है। देखिए इतने वाइट स्पेस छूटे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्यों छूटे रहते हैं, क्योंकि व्यूअर जब इस लैंडस्केप को देखता है, इस चाइनीज़ लैंडस्केप को देखता है तो इन खाली जगहों पर वो अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, किसी को भी सोच सकता है, यहाँ तक कि वो खुद को भी सोच सकता है। तो देखिए जो खाली जगह है, यहाँ वो एक झरने को, एक नदी को, एक तालाब को, किसी भी वाटर बॉडी की कल्पना कर सकता है, उसमें एक बोट की कल्पना कर सकता है, उसमें फूलों की कल्पना कर सकता है, यहाँ आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों की कल्पना कर सकता है। तो इस तरह से चाइनीज़ पेंटिंग में जो व्यूअर होता है उसके स्पेकुलेशन के लिए बहुत जगह रहता है। यही एक क्लासिकल चाइनीज़ पेंटिंग की विशेषता है। हाउ डज यूरोपियन पेंटर वॉन्ट यू टू लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप। एक जो यूरोपियन पेंटर है वो आपसे उसकी लैंडस्केप को देखने का क्या नज़रिया चाहता है। He wants you to look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. तो एक जो यूरोपियन पेंटर है वो चाहता है कि आप उसके लैंडस्केप पेंटिंग को किसी भी स्पेसिफिक एंगल से ठीक वैसे ही देखें जैसा वो दिखाना चाह रहा है। यानी कि इस यूरोपियन लैंडस्केप पेंटिंग में व्यूअर के स्पेकुलेशन के लिए, उसके कल्पना के लिए, उसके क्रिएशन के लिए कोई जगह नहीं होता है। What kind of path does Chinese painter create for the eyes of viewer? व्यूअर के लिए चाइनीज़ पेंटर किस तरह का रास्ता क्रिएट करता है। The Chinese painter creates a path for the eyes of viewer to travel up and down and then back again in a leisurely movement. तो एक जो चाइनीज़ पेंटर है वो व्यूअर्स के आइज़ के लिए, उसकी कल्पनाओं के लिए एक इमेजिनरी ट्रेवल का रास्ता क्रिएट करता है। एक ऐसा रास्ता जिस पर वो आराम से आए, अपनी स्पेकुलेशन को, अपनी कल्पना को जगह दे और आराम से फिर वो वापस चला जाए, यानी कि अपनी दुनिया में फिर वो वापस लौट जाए। Which story from Flanders, Europe is most representative of Western painting? फ्लैंडर्स की जो वेस्टर्न पेंटिंग है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। द स्टोरी फ्रॉम फ्लैंडर्स इज अबाउट ए फेमस पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। तो फ्लैंडर्स की जो स्टोरी है वो ये बताती है कि वहाँ के एक बहुत फेमस पेंटर थे, उन्होंने एक ड्रैगन का बहुत ही लाइवली चित्र बनाया, पूरा बना दिया, लेकिन उस ड्रैगन की उन्होंने आंखें नहीं बनाई। फॉर द फियर दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग थी इतनी लाइवली थी, इतनी रियलिस्टिक थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ही वो इस ड्रैगन की आँखों को बनाएंगे वो पेंटिंग सजीव हो जाएगी और उड़ करके उनकी पेंटिंग से बाहर चली जाएगी। What was the name and profession of the young man who fell in love with painter's daughter? पेंटर की लड़की के प्रेम में पड़े व्यक्ति का नाम क्या था और वो क्या प्रोफेशन में था। His name was Quentin Matsys and he was a master blacksmith. ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार। तो वो व्यक्ति जो पेंटर की लड़की के प्रेम में पड़ा था उसका नाम क्विंटन मैथसिस था और वो एक बहुत ही कुशल लोहार था। Why would the father of the girl not accept him as a son-in-law? तो लड़की के पिता ने उसे अपने दामाद के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया। The father of the girl wouldn't accept him as a son-in-law because of his प्रोफेशन। तो चूँकि वो लड़का लोहारी के धंधे में था तो उसके इस प्रोफेशन के कारण लड़की के पिता ने उसको पसंद नहीं किया कि वो एक
ऐसे व्यक्ति को अपना दामाद नहीं बना सकता है जो बाय प्रोफेशन एक लोहार है। What did the young lover do? तब उस नौजवान ने क्या किया? One day he sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. तो एक दिन चुपके से वो पेंटर के स्टूडियो में चला गया और उसने देखा कि एक कैनवास लगा था, उस पर एक लेटेस्ट पेंटिंग बना करके पेंटर ने रखी थी। तो उसने क्या किया, उस पेंटिंग के ऊपर एक छोटी सी मक्खी बना दी। सो रियलिस्टिकली दैट द पेंटर ट्राइड टू सेट इट। मक्खी की पेंटिंग उसने इतनी सूक्ष्मता से, इतनी कलाकारी से, इतने रियलिस्टिकली बनाई थी कि पेंटर जब वापस अपने स्टूडियो में आया तो उसको लगा कि वास्तव में कोई मक्खी वहाँ बैठी है और उसने उस मक्खी को मारने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आ गया कि ये मक्खी का चित्र है, पेंटिंग है, और उसे ये भी समझ में आ गया कि ये काम किसका होगा। What happened to the young lover after this incident? इस घटना के बाद उस नौजवान प्रेमी का क्या हुआ? Quentin was made an apprentice by that painter. जैसे ही वस्तु स्थिति का पता चला, उस पेंटर ने तुरंत क्विंटन को अपने स्टूडियो में बनाया और फौरन अपना शागिर्द बना लिया। तो इस तरह वो अपने लोहारी के धंधे को छोड़ करके कला की दुनिया में आ गया, पेंटिंग की दुनिया में आ गया। He married his beloved, उसकी प्रेमिका से शादी हो गई, and became a very famous painter of his time. और अपनी इस पेंटिंग के कला में उस पेंटर के अंडर काम कर करके वो इतना माहिर हो गया कि वो अपने समय के प्रसिद्ध पेंटर में से एक हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कला रिश्तों को भी सुधारने का काम करता है। नेम अनदर फेमस फॉर्म ऑफ चाइनीज़ पेंटिंग। चाइनीज़ पेंटिंग के एक दूसरे तरीके की चाइनीज़ पेंटिंग होती है, उसका नाम बताइए। इट इज़ चाइनीज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग। ये चाइनीज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग कहलाती है। ये चाइनीज़ पेंटिंग का एक दूसरा फॉर्म है। व्हाट इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ द पेंटिंग? वो क्या है जो किसी दूसरी पेंटिंग में नहीं पाया जाता है? द एक्शन ऑफ स्लो ओपनिंग ऑफ वन सेक्शन ऑफ द चाइनीज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग। तो ये जो चीज़ है वो चाइनीज़ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग में पाई जाती है। तो इस पेंटिंग में एक हिस्से को हॉरिजॉन्टल यानी कि साइड बाय साइड खोला जाता है। द एक्शन ऑफ स्लो ओपनिंग ऑफ वन सेक्शन ऑफ द चाइनीज़ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। तो इसे पेंटिंग के इस एक हिस्से को हॉरिजॉन्टल यानी कि साइड बाय साइड खोला जाता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और फिर इसे फोल्ड करके आगे के दूसरे दृश्य की ओर मूव किया जाता है, यानी दूसरा दृश्य खोला जाता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव टू द अनदर, है ना, तो दूसरे दृश्य की ओर मूव किया जाता है। एड ए टाइम डायमेंशन, तो इस तरह एक हिस्से को खोलना, फिर पहले को फोल्ड करके दूसरे को खोलना, यानी कि एक दृश्य को देखो और इसी टाइम पीरियड में दूसरे दृश्य की कल्पना करो कि आगे क्या होगा। ये इस पेंटिंग में एक टाइम डायमेंशन यानी कि समय सीमा को जोड़ देता है। इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ये किसी अन्य तरह की पेंटिंग में नहीं पाया जाता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंसुई। सेंसुई के का क्या कंसेप्ट है उसे एक्सप्लेन करिए। लिटरेरी सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर। देखा जाए तो सेंसुई का मतलब जो होता है वो माउंटेन वाटर यानी पहाड़ और पानी होता है, विच रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स यांग एंड इंग रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो सेंसुई है का जो कंसेप्ट है माउंटेन और वाटर, ये दो पूरक पोल्स यांग और इन को रिप्रेजेंट करते हैं और यही है यूनिवर्स का दाओइस्ट व्यू।
व्हाट इज़ यांग? यांग क्या है? द माउंटेन इज़ यांग। तो यांग क्या है? माउंटेन को यांग कहा गया है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, वर्टिकल यानी बिल्कुल सीधा खड़ा है धरती के ऊपर और आसमान को यानी कि स्वर्ग की ओर फेस करता हुआ है। स्टेबल स्थिर है। वार्म एंड ड्राई इन सन, गर्म है और सूर्य की आंच में तपा हुआ है। व्हाट इज इन? इन क्या है? इन इज वाटर। इन क्या है? पानी है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जमीन पर क्षैतिज पड़ी हुई है। फ्लूइड, बह सकती है। मॉइस्ट एंड कूल, नम है और ठंडी है। What according to author is often overlooked? ऑथर के अनुसार वो क्या चीज़ है जो अक्सर ही उपेक्षित छूट जाता है? द थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वॉइड, द मीटिंग प्लेस ऑफ यांग एंड इंग इज ऑफन ओवरलुक्ड। तो यहाँ नेचर में यांग है और इन है, ये सब देखते हैं, लेकिन एक तीसरा स्पेस और है, ठीक वो जगह जहाँ धरती और पानी, पहाड़ और पानी एक दूसरे से मिलते हैं, धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे मिडिल वॉइस कहा जाता है। ये इन एंड यांग का मीटिंग प्लेस है, ये हमेशा उपेक्षित छूट जाता है। विद वॉट कैन द मिडिल वॉइड इज कंपेयर्ड? मिडिल वॉइड को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? द मिडिल वॉइड इज कंपेयर टू द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम आप सब जानते होंगे। प्राणायाम क्या है? श्वास से रिलेटेड प्रक्रिया है, जिसमें हम डीप ब्रीथ अंदर करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस को रोकते हैं और फिर सांस को छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो श्वास को रोका जाता है, जिसे सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ कहते हैं, इसी चीज़ को मिडिल वॉइड से कंपेयर किया गया है। When does meditation occur? तो मेडिटेशन कब होता है? The meditation occurs when there is suspension of breath during प्राणायाम। तो प्राणायाम के दौरान, श्वास को रोकने की प्रक्रिया के दौरान मेडिटेशन होता है, विच इज़ कंपेयर टू द मिडिल वर्ड। और यही चीज़ को, इसी सस्पेंशन ऑफ वॉइस को मिडिल वर्ड से कंपेयर किया गया है। Such stories played an important part in China's classical education. What do such stories signify? तो ये जो स्टोरीज़ हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये चाइना की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। What do such story signify? तो क्या महत्व है इन कहानियों का? The books of Confucius and Zhuangzi are full of such stories. चाइना के दो बड़े फिलोसोफर कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी हैं। इन्होंने ढेरों बुक्स लिखी हैं और इनकी सारी किताबें इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियों से भरी पड़ी हैं। आप इनकी कहानियों को हमारे जो बुक्स हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, उससे कंपेयर कर सकते हैं। वो भी शिक्षाप्रद कहानियाँ रखती हैं। They help the master to guide the disciple in right direction. तो ये कहानियाँ गुरु अपने शिष्यों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें, इसमें काफ़ी सहायक होती हैं। They are so deeply revealing of the spirit in which art was considered. ठीक है, तो ये कहानियाँ इनकी गहराई में छुपे हुए कला की आत्मा को भी व्यक्त करती हैं। What is the fundamental notion of Daoism? Daoism का जो मूलभूत नोशन है, विचारधारा है, वो क्या है? The interaction of in or water, the receptive feminine aspect of universal energy. तो यूनिवर्सल एनर्जी का जो स्त्री पक्ष है, जो ग्रहण करता है, जिसे हम इन या वाटर कहते हैं, एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग और माउंटेन, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, और इसका दूसरा हिस्सा जो कि एक्टिव है, मैस्कुलिन है और जो कि जिसे हम यांग कहते हैं या माउंटेन कहते हैं, इज़ द फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, द इंटरेक्शन है ना। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन पॉइंट है, वही डाओइज्म का
फंडामेंटल यानी कि मूलभूत विचारधारा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ मीटिंग। व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट चाइनीज पेंटिंग। तो चाइनीज पेंटिंग देखने वालों से किस तरह के पार्टिसिपेशन की उम्मीद की जाती है। टू अप्रिशिएट what kind of participation of the viewer is required to appreciate Chinese painting। तो चाइनीज पेंटिंग को अप्रिशिएट करने के लिए किस तरह के पार्टिसिपेशन की उम्मीद व्यूअर से की जाती है। टू अप्रिशिएट चाइनीज पेंटिंग द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर इज रिक्वायर्ड। तो चाइनीज पेंटिंग को अप्रिशिएट करने के लिए व्यूअर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। The viewer decides at which place he will travel through the painting। क्योंकि ये व्यूअर ही डिसाइड करता है कि उसे किस जगह पेंटिंग में प्रवेश करके अपनी वैचारिक यात्रा शुरू करनी है। ठीक वुडहाउसी की पेंटिंग की जगह, पेंटिंग के जैसा। द पार्टिसिपेशन इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल बोथ। तो ये जो पार्टिसिपेशन होता है ये शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। जैसा कि वुडहाउसी में बताया गया है कि उन्होंने क्या किया कि क्लैप किया और केव का दरवाज़ा खुला। तो वास्तव में यहाँ एक स्ट्रॉन्ग जो विल पावर है वो वर्क कर रहा है। उन्होंने सोचा और दरवाज़ा खुलते हुए देखा, ये उनका मेंटल पार्टिसिपेशन था, जबकि वो अपने आप को उस केव के अंदर प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। तो ये उनका फिजिकल पार्टिसिपेशन था, शारीरिक पार्टिसिपेशन था। तो इस तरह चाइनीज़ पेंटिंग में चाइनीज़ पेंटिंग को अगर अप्रिशिएट करना है तो व्यूअर के फिजिकल एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन दोनों आवश्यक होता है। कंट्रास्ट द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल, है ना। तो चाइनीज़ व्यू और जो यूरोपियन व्यूज़ है उस पेंटिंग के, है ना, तो उनके क्या कंट्रास्ट है, उनमें क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। द चाइनीज़ पेंटिंग आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल अप्रोच विद अनपेंटेड स्पेस। ठीक है, तो जैसा पहले बताया जा चुका है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होता है वो कैसा होता है, इमेजिनेटिव होता है, यानी कि उसमें इमेजिनेशन के लिए काफ़ी जगह होता है। स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, और कंसेप्चुअल यानी कि आप अपने व्यूज़ को उसमें रख सकते हैं, किसी को भी वहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल अप्रोच भी होता है। और इन चीज़ों के लिए इमेजिनेटिव, स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस के लिए उस चाइनीज़ पेंटिंग में वाइट अनपेंटेड स्पेस यानी कि जगह छूटे रहते हैं। वेयर एज द यूरोपियन पेंटिंग रिप्रेजेंट एन एक्चुअल व्यू ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, जबकि यूरोपियन व्यू ऑफ जो पेंटिंग है, लैंडस्केप पेंटिंग है, वो ये है कि जैसा ओरिजिनल होता है उसका डिक्टो कॉपी जो होता है वो यूरोपियन पेंटिंग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो चाइनीज़ पेंटिंग का सबसे सटीक उदाहरण जो है वुडहाउसी की पेंटिंग है, जबकि यूरोपियन पेंटिंग की जो उदाहरण है वो मास्टर पेंटर का उदाहरण है, मास्टर पेंटर की पेंटिंग का उदाहरण। The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within। एक राजा जो है, एक सम्राट जो है, वो उस जगह पर शासन कर सकता है जो उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विदिन। लेकिन सिर्फ एक कलाकार ही है जो अंदर का रास्ता जानता है। इट सेज इवन दो एन एम्परर माइट रूल एन एंटायर किंगडम एंड हैड पावर ओवर हिज कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी, है ना। तो ये जो लाइन है वो ये बता रही है कि एक जो राजा है वो अपने पूरे राज्य पर शासन कर सकता है, यहाँ तक कि जिन राज्यों को उसने जीत लिया है उन राज्य पर भी उसका जोर चलता है, उसका शासन चलता है। बट देयर इज ए स्पिरिट विद इन ईच थिंग ऑफ नेचर। लेकिन ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है।
जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि इस नेचर की हर चीज़ के अंदर उसकी एक आत्मा होती है, एक ब्यूटी होती है. ओनली एन आर्टिस्ट, पोएट, सेंट एंड फिलोसोफर हैव ए स्पिरिचुअल विजन टू ग्रैस्प द ब्यूटी ऑफ द सोल. है ना. तो इन चीज़ों में छुपे जो आत्मा है उसके सौंदर्य को देखने का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो सिर्फ एक कलाकार, एक कवि, एक संत या एक फिलोसोफर के पास होता है. एंड इज़ एबल टू गो बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस. और ये जो चीज़ होता है वो किसी भी भौतिकता से काफ़ी परे होता है. यानी कि भौतिकता से दूर व्यक्ति ही आत्मा के इस सौंदर्य का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना सकता है. What is the role of man in the space between heaven and earth? स्वर्ग और धरती के बीच, धरती और आसमान के बीच मनुष्य का क्या रोल है, क्या योगदान है? यांग रिप्रेजेंट्स हेवन एंड इन रिप्रेजेंट अर्थ. यांग जो है वो आकाश यानी कि हेवन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इन जो है वो धरती को रिप्रेजेंट कर रहा है. द स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ इज कनेक्टेड टू मैन. और जो हेवन और अर्थ, स्वर्ग और धरती के बीच की जो जगह है वो किसके द्वारा कनेक्टेड है, किससे जुड़ी हुई है? इंसान से. ही बिकम्स ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू. इस तरह मनुष्य जो है ये आसमान और धरती के बीच संपर्क का एक माध्यम बनता है, वही इन दोनों को जोड़े रखता है. विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स. फ्लैंडर्स में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्लेमिश डच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स. तो फ्लैंडर्स में फ्लेमिश डच लैंग्वेज बोली जाती है. What does the wonderful expression "the eye of the landscape" as suggested by Francois Cheng means? तो फ्रेंकोई चेंग का जो एक्सप्रेशन है "the eye of the landscape", इस आश्चर्यजनक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? फ्रेंकोई चेंग in his wonderful expression "the eye of the landscape" refers to the importance of man. है ना. तो फ्रेंकोई चेंग अपने इस आश्चर्यजनक कथन कि द आई ऑफ द लैंडस्केप, है ना, इसमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य का महत्व क्या है. एंड द फंडामेंटल रोल ही प्लेस. और कौन सा मूलभूत योगदान है जो मनुष्य देता है. मैन इज़ नॉट फ्राइटेंड ऑफ हाई माउंटेन. मनुष्य जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की ऊंचाई से डरता नहीं है. ही लिंक्स द टू पोल्स. जबकि वो करता क्या है कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं इनको क्या करता है, वो लिंक करता है, जोड़ता है. एंड ही अलोन हैज़ द आई टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप. और सिर्फ ये मनुष्य ही है जिसके पास वो दृष्टिकोण है कि प्रकृति के बनाए इस लैंडस्केप को वो समझ सके. द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल. तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए कि लैंडस्केप क्या है, इनर वन उसका क्या है, स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस है. इट सेज दैट द चाइनीज़ पेंटिंग डजंट रिप्रोड्यूस द रियल सीन. तो ये जो लाइन है ये बता रहा है कि चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो ओरिजिनल की डिक्टो कॉपी नहीं पेंट करता है. इट गोज़ बियॉन्ड वॉट दे अपीयर टू बी. वो जो कुछ भी पेंट करते हैं, जैसा दिखता है वो तो वैसा होता तो है, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत कुछ बताता है. ही पेंटेड द पिक्चर फॉर द व्यूअर एंड एक्सपेक्टेड हिम टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ द पेंटिंग. चाइनीज़ पेंटर एक लैंडस्केप बनाते हैं और ये अनपेंटेड वाइट स्पेस के साथ व्यूअर्स के सामने खुला छोड़ देते हैं कि व्यूअर्स आए अपने व्यूज़ को ले करके इस पेंटिंग में आत्मा क्रिएट करे. वो कुछ भी क्रिएट करे, उसे देखे और उस पेंटिंग की आत्मा को समझे. दिस इज़ द इनर वन. ये इनर वन है. देयर इज़ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ पेंटिंग.
which give the space for imagination and creation of viewer। जबकि ये जो वाइट स्पेस पेंटिंग में बने हुए हैं ये किस लिए बने हैं कि इसमें व्यूअर अपने इमेजिनेशन और क्रिएशन को, अपनी कल्पना और अपनी सृजनात्मकता को जगह दे सकता है। दिस इज़ द कंसेप्चुअल वन, ये कंसेप्चुअल वन है। what the viewer thinks is seems to be happening but it's not tangible। तो चाइनीज़ पेंटिंग में क्या होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर वर्क करता है कि व्यूअर जो भी सोचता है वो उस अनपेंटेड वाइट स्पेस पे वो उसे होता हुआ दिखने लगता है। जैसे कि वुडहाउसी ने सोचा था कि ताली बजाया और दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खुल गया था केव का, है ना। तो होता हुआ तो दिखता है बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, पर ऐसा होता नहीं है ना। ये टेंजिबल नहीं है, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, भौतिक रूप से इसे महसूस नहीं किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी फील्ड, सिर्फ इसे फेल्ट किया जा सकता, महसूस किया जाता है। दिस इज़ द स्पिरिचुअल वन, ये इस सेंटेंस का स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक पक्ष है। What does the notion of art brut और raw art mean? तो आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट का क्या अर्थ है? These are the works that are in their very raw state as regard to cultural and artistic influences। कल्चरल और आर्टिस्टिक यानी कि पारंपरिक और आर्टिस्टिक प्रभावों को अगर देखें तो ये जो आर्ट ब्रूट हैं या रॉ आर्ट हैं ये बिल्कुल अपनी प्रारंभिक अवस्था में रॉ स्टेट में हैं। व्हाट आर द मटेरियल विच कुड बी यूज्ड फॉर रॉ आर्ट? तो रॉ आर्ट के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है? एनीथिंग और एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी द मटेरियल फॉर रॉ आर्ट। तो रॉ आर्ट के लिए कोई भी टूटी फूटी चीज़ हो, सिंक हो, टूटी हुई कार हो, पिचका हुआ टिन हो, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है रॉ आर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। और यही कंसेप्ट है रॉ आर्ट का, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। हु मूटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट? आर्ट ब्रूट के कंसेप्ट को किसने आगे बढ़ाया? ए फ्रेंच पेंटर जीन डुबोफेट मूटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940s। 1940s के दशक में एक फ्रेंच पेंटर जीन डुबोफेट ने आर्ट ब्रूट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया था। इन विच मैगजीन वॉज नेकचंद्स फीचर पब्लिश्ड? नेकचंद का जो फीचर था वो कौन सी मैगजीन में छपा हुआ था? रॉ विज़न एक मैगजीन होता है, यूके बेस्ड मैगजीन, पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन। तो यूके का एक मैगजीन है जो कि आउटसाइडर आर्ट को पब्लिश किया करते हैं, जिसका नाम है रॉ विज़न। फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर विमेन बाय द वाटरफॉल। तो उन्होंने नेकचंद को और उनके इस एक प्रसिद्ध स्कल्पचर जिसका शीर्षक है विमेन बाय द वाटरफॉल, इसको उन्होंने रॉ विज़न के कवर पेज पर स्थान दिया था। What do you understand by the term outsider art और आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट? तो ये जो टर्म दिए हैं, 3 टर्म, आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, इससे आप क्या समझते हैं? द जेनरा इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज। ये जो विधा है, जेनरा है, इसे कहा गया है कि ये उन लोगों की कला है who have no right to be artist, जिनको कलाकार कहलाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। क्यों? as they have received no formal training, क्योंकि उन्होंने कला से संबंधित कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई होती है। yet show their God gifted talent and artistic insight, है ना। हालांकि उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो उनका जो आर्टिस्टिक दृष्टिकोण है, ये
उनसे ऐसे ऐसे कलाकृतियों का निर्माण कराता है कि लोग दंग रह जाते हैं। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट आर द वर्क ऑफ आर्ट दैट रॉ स्टेट एज रिगार्ड टू कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। तो इस तरह जो पारंपरिक या आर्टिस्टिक प्रभाव को अगर हम देखें तो उनकी तुलना में जो आर्ट ब्रूट है या रॉ आर्ट है, ये जो है बिल्कुल अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। Who was the untutored genius who created a paradise? वो कौन से untutored genius थे जिन्होंने कला का एक स्वर्ग बनाया था? And what is the nature of his contribution to art? और इस तरह की कला के योगदान में उनका क्या रोल था? नेकचंद was the untutored genius. वो untutored genius, इनका नाम था नेकचंद, हु क्रिएटेड ए वर्ल्ड फेमस पैराडाइज, है ना। उन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध कला का स्वर्ग बनाया था, विच इज़ नोन एज रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। और कला का ये स्वर्ग चंडीगढ़ में है, जिसे हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। दिस वॉज एन आउटसाइडर आर्ट। ये एक आउटसाइडर आर्ट था, इन विच स्पेकुलेटेड विद स्टोन एंड रिसाइकल मटेरियल। और इसमें इन्होंने जो अपना स्कल्पचर लगाया था, वो कलाकृतियाँ जो लगाई थी वो पत्थर और रिसाइकल मटेरियल से बनी थी। ही प्रूव्ड दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम सिंक टू ब्रोकन डाउन कार्ड कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। तो इस तरह नेकचंद ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी वेस्ट सामान जो है वो कला का एक साधन बन सकता है। वन ऑफ हिज क्रिएशन इज विमेन बाय द वाटरफॉल। एक उनका जो रॉक गार्डन में जो कलाकृतियाँ लगी हैं उनमें से एक वर्ल्ड फेमस कलाकृति है और उसका शीर्षक है विमेन बाय द वाटरफॉल। हाउ विल द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ऑनर नेकचंद? यूनेस्को के स्विस कमीशन ने नेकचंद का सम्मान किस तरह किया, किस तरह करेंगे, है ना। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग नेकचंद बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। तो नेकचंद की कलाकृतियों का यूरोप की प्रदर्शनियों में रख करके, उनकी प्रदर्शनी दिखा करके यूनेस्को का जो स्विस कमीशन है वो उनका सम्मान करेगा। वेयर वॉज रियलम ऑफ नेकचंद शो बी हेल्ड? तो नेकचंद का जो रियलम शो है वो कहाँ रखा जाएगा? द 5 month इंटरेक्शन शो रियलम ऑफ नेकचंद विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। तो 5 माह का ये जो इंटरेक्शन शो है, इसको स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के बड़े बड़े मुख्य म्यूजियम में रखा जाएगा। व्हाट डिड नेकचंद प्रूव बाय हिज डीड? अपने काम से, अपने इन कलाकृतियों के निर्माण से नेकचंद ने क्या सिद्ध कर दिया? नेकचंद्स स्कल्पचर्स आर द आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी दैट व्हेन ए मैन वांटेड टू लीव हिज ड्रीम ही कैन एक्सेल इन हिज वर्क। तो नेकचंद की जो कलाकृतियाँ हैं वो इस चीज़ का उत्कृष्ट नमूना है कि एक व्यक्ति जब अपने सपनों को जीना शुरू करता है तो वो क्या नहीं कर सकता है। अपने काम में काम का सर्वश्रेष्ठ वो दुनिया के सामने रखता है। अब देखिए यहाँ दिया है कि नाउन फॉर्म, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके नाउन फॉर्म लिखने हैं। जैसे रिप्रोड्यूस का रिप्रोडक्शन, स्पेसिफिक का स्पेसिफिकेशन, लीव का लाइफ, क्रिएट का क्रिएशन, इंटरैक्ट का इंटरेक्शन। तो ये जो वर्ड हैं रिप्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशन, लाइफ, क्रिएशन और इंटरेक्शन, ये नाउन फॉर्म है। इसी तरह एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। रिजेक्ट का एक्सेप्ट, नोटोरियस का फेमस, बिहाइंड का इन फ्रंट, बोरो का लैंड, क्रिएट का डिसमेंटल। So this is all about this lesson. Thank you. Thanks for watching the video.